灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月盈怀，何以的世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以你沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇曳，自如纵横，潇洒如梦，今后。तांग बुनिया ने काम परिवार से था। वो बहुत ही समझदार इंसान है। सिर्फ एक पत्र के बल पर वो 50,000 की फौज राजधानी नहीं लाएगा। चलने से पहले वो सच का पता जरूर लगाएगा। उसका शक दूर करने के लिए वो प्रधानमंत्री के किसी भरोसेमंद शख्स से सच का पता करने की कोशिश करेगा। उससे पहले वो कुछ नहीं करेगा, और वो शख्स तुम हो। आइए युवराज, अंदर चलिए। युनहेन, सेनापति थांग। मिलकर खुशी हुई। अंदर पधारिए। जी। युवराज युन, हमें मिले कुछ 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब आप काफी लंबे तगड़े दिखाई दे रहे हैं। आप आज भी पहले की तरह सेहतमंद हैं। पिताजी ने कहा था, जब तक आप हैं सरहद का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ हाँ, लेकिन अब उम्र हो चली है। बैठिए। जी। देखा जाए तो ये जगह कुंद से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, और आप खुद यहाँ तक चलकर आए। मुझे पता होता तो किसी को लेने भेज देता। यही पिताजी की इच्छा थी। मेरे निकलने से पहले उन्होंने कहा था, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, वैसे मुझे ये प्रधानमंत्री जी का खत मिला। उसमें लिखा है, मैं अपने सैनिकों को लेकर शहर लौट जाऊं। तो क्या कुंद में कोई बड़ी घटना हो गई है? जी, मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। प्रधानमंत्री जी को खत में सब लिखना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मिलकर बात कर सकूं। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं वो? उन्होंने कहा है कि हम इतने साल से जो सोच रहे थे, अब वो वक्त आ गया है। ये क्या कह रहे हैं? तो वो चाहते हैं कि आप अपने सैनिकों को लेकर खामोशी से कुंद आए। हमें अचानक वार करना है। प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार आप पहले 50,000 सैनिक लाएंगे और बाकी के 1 लाख उसके बाद। उनके 3 संघ बनाकर 3 अलग अलग रास्तों पर भेजिए। सेनापति, 30 किलोमीटर आगे जाते ही शहर आ जाएगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए या? थांग जिरोंग को जिसे खत देने भेजा था वो अभी आया नहीं है। कुंद में इस वक्त क्या चल रहा होगा पता नहीं।
कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खत में कहा था कि तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ी देर और रुकते हैं। चलो। परसों पिताजी ने अचानक मुझे खत भेजा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें 50,000 सैनिकों की सेना लाने को कहा है, पर उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है और इसके बारे में मुझे पता करने को कहा है। अच्छा, क्या आप जानती हैं, बिना अनुमति के सेनापति का शहर आना आखिर क्या साबित करता है? राजद्रोह। अच्छा है कि तुम्हें पता है। महाराज, ऐसा होने से मेरे पूरे वंश को खतरा है। मेरे पिताजी नहीं जानते, लेकिन मैं उनकी बेटी होने के नाते उन्हें गुमराह होने नहीं दे सकती। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? महाराज मदद कीजिए, मुझे राह दिखाइए। देखो, तुम होशियार हो, लेकिन तुमने गलत घर में जन्म लिया। थांग बोनियान की हर एक चाल को मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम इतनी होशियार और समझदार होने के बावजूद इस तरह कैसे गुमराह हो गई? अफसोस। महाराज, महाराज, मैंने सब सोच लिया है। मेरी शादी होने के बाद थांग परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं थांग परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। आपकी सुरक्षा मेरी सुरक्षा, जो आपके दुश्मन है वो सब मेरे दुश्मन है। महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए। महाराज, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। रो क्यों रही हो? तुम्हारे पिता की सेना हमारे राज्य की खास सेना है। अगर हम बिना खून बहाए उन्हें हरा सके और साथ ही चीजें का भी पत्ता काट सके, तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? क्या लगता है? मैं पिताजी को संदेश भेजती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी तैयारियां अच्छे से कर ली हैं। उन्हें हमारे शहर में आने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा थांग। आज मैं तुम्हारी नीयत समझ गया हूं। मैंने भी कुछ सोचा है। शुक्रिया महाराज। अनमोल कुमारी थांग जिरोंग को महारानी के पद पर बिठाया जाएगा। ये रस्म महल के दरबार में होगी। शादी 10वें महीने के 19वें दिन तय हुई है। इसका मुहूर्त निकाला जा चुका है। उन्हें रानी जाओ युआन के नाम से जाना जाएगा। पूरे ताइयुआन में ये ऐलान कर दिया जाए।
पिताजी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ आपकी छवि एक महान सेनापति की है। पता नहीं आपकी योजना सफल होगी या नहीं, या फिर आप जान गंवा देंगे। पर मैं यहाँ की महारानी हर हाल में बनकर रहूंगी। ये तो धोखा है। सब वापस करो, जल्दी लौट जाओ। निकाल महाराज, कई दिनों से आप फुयाओ से मिलने क्यों नहीं गए? तुम्हें इतनी उत्सुकता कब से होने लगी? मैं उससे हर रोज मिलने क्यों जाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे किसी बात पर गुस्सा हैं? गुस्सा? क्या मैं बेवजह गुस्सा करता हूं? पहले तो आपकी योजनाएं दुश्मन को एक बार में ही चित कर दिया करती थी महाराज। असल में मैंने आपको पहले इस तरह तो कभी नहीं देखा, लेकिन जब से फुयाओ आपकी जिंदगी में आई है, आप में इंसानियत और दिलदारी काफी बढ़ गई है। क्या मतलब मैं पहले इंसान नहीं था? ऐसा नहीं है। वो लड़की सच में बहुत जिद्दी है। उस दिन उसको डांट दिया तो मुझे उसके बाद बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, क्या मैं लोगों के दिल जीतकर उनके साथ छल करता हूं? नहीं, आप अच्छे इंसान हैं महाराज। मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपने थांग जीरोंग को महारानी बनाने का ऐलान पूरे शहर में कर दिया? महाराज, आपके दिल में फुयाओ के लिए बहुत फिक्र है। शायद आपको डर है कि वो कहीं मुश्किल में ना फंस जाए। तुम मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछने लग गए हो। तुम्हें सजा मिलेगी। मैं सजा भुगतने को तैयार हूं महाराज। पिताजी, अफवाह सच है। थांग बुनियान अपने 50,000 सैनिकों को लेकर कुन आए हैं। इस बार उन्होंने सारी तैयारियां की हैं।
पूरी रात के सफर के बाद यहाँ पहुंचे हैं। वो शहर से ना आकर पहाड़ी रास्ते से आए हैं। थांग बोनियान बगावत करना चाहता है। हमारे जासूसों ने सरहद के सैनिकों से इस बारे में पूछताछ की है, लेकिन बोलो। कोई खबर नहीं मिली। मुझे डर है वो वापस ना चले जाएं। वो बहुत पहले से षड्यंत्र रच रहा होगा। मैंने उसके पीछे एक गुप्तचर भी भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं? खास वजह यह है कि वो अपनी बेटी के जरिए श्वान युआन मिन से चुपके से जानकारी हासिल कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। इतनी सारी लड़कियां सामने होने के बावजूद उसने उस थांग जी रोंग को ही चुना। कल उसने उसे रानी बनाने का ऐलान भी कर दिया। मुझे लगता है वो 50,000 सैनिक भी श्वान युआन मिन से मिले हुए हैं। अब हम क्या करें? इन सैनिकों के बिना आपका ये मकसद कहीं? यूहन, तीर निशाने पर है, हमें चलाना ही होगा। अब मैं तुम पर निर्भर हूं। फिक्र ना करें पिताजी। 1 मिनट, मुझे एक बार और सोचने दो। तुम जा सकते हो। जी। वापस जाकर तुम चीजन के साथ वैसे ही रहना जैसे पहले रहा करते थे। कोई बदलाव नहीं। क्योंकि चीजन ने जो गुनाह किए उनकी भरपाई सिर्फ उसकी मौत से नहीं होगी। मैं 9 तारीख को शाम 7:45 पर प्रधानमंत्री का इंतजार जल राज्य के पुराने पुल पर करूंगा। मैं अब बड़ी चाल चल रहा हूं, तो एक ही प्यादे पर बाजी क्यों लगाऊं? महाराज, क्या हुआ? जल्दी बोलो। वो महाराज, आप कहीं तो मैं चली जाऊं? कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। अनमोल कुमारी पराई नहीं है। जी, थांग बोनियान 50,000 सैनिकों को लेकर बिना अनुमति के शहर में घुस गया है महाराज। ये बात तो मैं पहले से जानता था, लेकिन उनकी सेना आधे रास्ते से ही वापस लौट गई है। अच्छा, थांग, सब ठीक है? वो मैं बस, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र हो रही थी महाराज। मुझे भी फिक्र हो रही है। इतने सारे सैनिक अचानक गायब कैसे हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजा है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। इस वक्त सेनापति थांग कहाँ है? उसे कैद कर लिया है। हमने जिन्हें भेजा था वो काम में पक्के हैं। उन्होंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। चीजन के आदमियों को सेनापति कभी नहीं मिलेंगे। अच्छी तरह ख्याल रखना। जी। जानती हो मैंने सेनापति थांग को क्यों कैद किया?
पिताजी से गलती हुई। गलती तो है, लेकिन जान से मारने जितनी नहीं। लेकिन अगर चीजें ने उन्हें ढूंढ लिया तो उनके साथ वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। समझ गई ना? जी समझ गई महाराज। युवराज युन, ये क्या हो रहा है? आप अभी क्यों आए हैं? ये कौन सी जगह है? प्रधानमंत्री को मुझे बचाने को कहिए। 15 साल से नहीं मिले हम। सेनापति टांग, सुना आप बीमार हैं? आप कौन हैं? शाही ड्रैगन चिन्ह। आप बड़े बेटे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। लेकिन जोंग, आप तो बहुत पहले ही मर चुके थे। आप यही कहना चाहते हैं ना? ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और मुझे आपका शुक्रिया अदा भी करना है कि आपने मुझे जिंदा रखा। युवराज युन, ये सब क्या है? युवराज युन है? मैं बताना भूल गया, ये भी श्वेयुन है। युवराज वेनिये के 2 बेटे थे जो इस वक्त आपके सामने खड़े हैं। सेनापति टांग, अब आप क्या कहना चाहेंगे? किस्मत का पहिया घूम गया। लगता है मुझे यहां लाने के लिए तुम दोनों ने जाल बिछाया था। यह भी सही है। तो तुम दोनों यहां मेरी जान लेने आए हो या बदला लेने? मैं सच जानना चाहता हूं। कैसा सच? युवराज वेनी को बगावत करने के इल्जाम में एक षड्यंत्र के चलते फंसाया गया था। वो षड्यंत्र चीजें ने रचा था। बताओ। उस वक्त युवराज वेनी अपराध खत्म कर राज्य में प्रगति लेकर आए। युद्ध कला और हुकूमत दोनों में अव्वल थे वो। सच कहूं तो ये ताइयुआन की खुशनसीबी थी, लेकिन रैनजोंग की उम्र हो गई थी। वो अपने बड़े बेटे के इतने करीब नहीं थे। जिसकी उन्हें चिंता थी वो सबसे छोटे बेटे थे, जो हमेशा उनकी आंखों के सामने थे। क्या वो महाराज शुआनवान रेन थे? हाँ, वो ही। युवराज वेनी जितने काबिल होते गए, शेनजोंग का शक उतना ही बढ़ने लगा। उस वक्त चीजेन सिर्फ एक मामूली सेनापति था। उसने शुआन युआन रेन के साथ हाथ मिलाया और एक रणनीति रची। जब जब उसे मौका मिला, उसने शेनजोंग के मन में युवराज वेनी के लिए कड़वाहट भरी। बाद में उसने शुआन युआन रेन को युवराज की कामयाबी के सबूत नष्ट करने में भी मदद की, जैसे कि उन्हें राजगद्दी से दूर करना या उनसे पैसे ऐंठना। और पिछले महाराज को जहर देने की अफवाह भी उसी ने फैलाई। ये सब कुछ उसी ने तो किया। ये सब कुछ भी सिर्फ और सिर्फ उसी ने किया है। चीजन और युवराज दोनों मुंह बोले भाई थे। उनको तकलीफ क्यों दी? प्रधानमंत्री सत्ता का भूखा है और शुआन युआन रेन बिल्कुल ना समझ। उसके पास वैसी काबिलियत भी नहीं थी। प्रधानमंत्री की बातों में आना बहुत आसान था। वैसे क्या तुम दोनों को ड्रैगन कवच के बारे में पता है? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ड्रैगन कवच युवराज की
हत्या करने के बाद ही लिया हो? इसका उल्टा हुआ था। उनकी नजर जरूर उस ड्रैगन कवच पर ही थी, इसीलिए वो चाहते थे कि युवराज की जान चली जाए। पर क्यों? ड्रैगन कवच है ही इतना खास, जाहिर है सभी को उसी की लालसा है। नहीं, ये कोई कारण नहीं है। देखिए, आप दोनों मुझसे सवाल करना बंद कीजिए। मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका हूं। उन्हें वो अपनी बेटी के लिए चाहिए था, ची युन, है ना? हाँ, हमारे गुनाहों की सजा हमें ही भुगतने दीजिए। आगे की पीढ़ी निर्दोष है। वो ऐसा क्या? लेकिन उस रात जो 78 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उन्होंने क्या गुनाह किया था? सारा गुनाह मेरा ही है। हाँ, जान के बदले जान और खून के बदले खून। उस रात न जाने कितने मासूमों की जाने गई। उस गुनाह का पाप मैं अगले कई जन्मों तक नहीं धो पाऊंगा। लेकिन आज तुम दोनों को देखकर और ये जानकर कि तुम जिंदा हो, मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। पहले मुझे मौत से डर लगता था। मुझे डर था कि मैं तो नरक जाने के लायक भी नहीं बचा हूं। पर आज सच्चाई बयां करने के बाद मुझे उम्मीद है कम से कम मैंने आज तक जो पाप किए हैं वो तो कम हुए होंगे। जिस दिन आपने यहां पर चीजन का प्यादा बनकर आने के लिए हामी भरी, तो पता होना चाहिए था कि ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मैंने ये सब कुछ अपने हाथों से ही किया है। मैं थांग बोनियान सजा के लिए तैयार हूं। आपकी जान लेकर सिर्फ मेरे हाथ गंदे होंगे। आप एक जिंदा लाश बनकर ही रहें। दोनों युवराजों को मेरा प्रणाम। पिताजी, हमें ताइवान में करीबन 100 दिन हो चुके हैं। देखा जाए तो 4 महीनों के बराबर। अब गर्मी और बारिश के बाद सर्दियां शुरू होंगी और ये तालाब सिर्फ 10 दिनों में बर्फ बन जाएगा। अब तो तारीख भी पक्की हो चुकी है। ताइवान बहुत ही गहरा तालाब है। अब वक्त आ गया है काम पूरा करने का। तो महाराज, क्या योजना पर काम शुरू करें? अच्छा बताओ, मैंने यहां जो भी किया वो किस लिए किया होगा? जाने दो, मैं समझ चुका हूं क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या पता है क्या नहीं? महाराज, मार्किस आए हैं। महाराज, आओ बैठो। जी। सेनापति थांग के बारे में क्या राय है? सेनापति थांग कई सालों से दुश्मनों को रोकने में सक्षम रहे हैं। वो ताइवान की सरकार के भरोसेमंद व्यक्ति हैं। ओह, अच्छा,
कुछ दिन पहले आपने कहा था 8वीं सेना में सैनिक कम पड़ रहे हैं। अब सरहद पर सब ठीक है, ना दुश्मन है ना कोई युद्ध। सरहद से 50,000 सैनिक आपको सौंप दो तो आप कुछ दिन सेनापति थांग की जगह संभालो। लेकिन कहीं इससे दरबार में लोग गुस्सा ना हो जाएं। उन्हें लगेगा मैं ये अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ और इसमें मेरी कोई साजिश है। आपने ही तो सैनिकों की मांग की और अब आप ही को अपने नाम की चिंता है। रहने देते हैं, वैसे भी वो ताइवान के सैनिक हैं, कहीं भी रहें एक ही बात है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। ज़ांघिनियान, बाहर बहुत ठंड है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा ही ठंड है। जाओ, जाकर कंबल ले आओ। जी महाराज, लाता हूँ। माफ करना। नहीं महाराज, नहीं, कृपया आप उठिए। ये महल अब सुरक्षित नहीं है। मेरे इर्द गिर्द काफी मुखबिर रहते हैं। कुछ चीजें मैंने जानबूझकर कही और कई बार मुझे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। खुलकर बताइए, आखिर बात क्या है? ताइवान पर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। ज़ांग सन पिनरोंग, इतना नाटक मत कीजिए। पहले मैंने ताइवान राज्य के कामों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस दोस्तों से मिलना चाहता था, मजे करना चाहता था। किसे पता था कि जिंदगी मेरा मजाक बना के मुझे राजगद्दी पर बैठा देगी, पर मैं इसके काबिल नहीं हूं। महाराज, अगर आपकी कोई आज्ञा हो तो मैं अपनी जान पे खेलकर उसे जरूर पूरा करूंगा। महल में कई लोगों की नजर मुझ पर है और कई ने तो बेवजह झगड़ा शुरू कर दिया है और इस सब से मैं बहुत थक गया हूँ। मान लो किसी दिन कोई नया आदमी मुझसे नाराज होकर जंग छेड़ दे तो उसका असर पूरे ताइवान पर होगा। कौन कर सकता है ऐसा? मैंने सोच लिया है, इससे पहले कोई जंग शुरू करे मैं ये गद्दी ही छोड़ देता हूँ। शायद तब कोई जंग नहीं छिड़ेगी। अपने फायदे के लिए दरबार में कुछ लोग खलबली मचा तो रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई है कि सरकार गिर जाए। कोई कितनी भी जंग की योजना क्यों ना बना ले, 8वें द्वार पर मेरे 1 लाख सैनिक तैयार खड़े हैं और 43 मेरे अपने महल में हैं। हमें चाहे आखिरी सैनिक भी कुर्बान करना पड़े, तब भी मैं शुआनवान की खातिर आखिरी दम तक लड़ूंगा। ज़ांघिनियान, आप बैठिए। ताइवान के लिए ही सही, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया महाराज। जब मैंने कहा कि मैं 50,000 सैनिक दूंगा तब आपने मना किया, क्यों? आपको लगता है चीज़ इनको शक होगा या आपको डर है दरबार में बैठे अफसरों का? महाराज, आपने मुझ पर भरोसा किया है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पास आपके लिए 1 लाख सैनिकों की बड़ी फौज है, जबकि पूरे ताइवान में सिर्फ 4.5 लाख सैनिक हैं। अगर आप मुझे अपनी तरफ से 50,000 सैनिक और दे भी दे, सेना बढ़ाना आसान है, उन्हें संभालना मुश्किल है। उनके साथ कई अच्छी और बुरी चीजें साथ आएंगी, और वैसे भी हमारे दरबार में पहले ही बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं। मुझे लगता है इस वक्त सेना का बंटवारा करना एक बहुत ही गलत फैसला होगा। क्या मतलब? आपको लगता है कि मैं चीजन की सेना पर वार करके अपनी गद्दी बचाना चाहता हूं? मुझे तो बुरा लगता है सेनापति थांग के सैनिकों ने इतनी मेहनत से शिक्षा ली और वो अपने ही लोगों से लड़ेंगे। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है?
क्या आप जानते हैं चीज़न की सोच क्या है? उनकी उम्र 50 के ऊपर हो चुकी है। वो ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और वो गद्दी पाने के लिए कुछ भी करेगा। मैग्रेस के कामकाज बहुत अजीब है और आपकी सेना शहर के बाहर तक फैली हुई है, फिर भी आप यहाँ तक चलकर आए, मुझे अच्छा लगा। अपनी बकवास बंद करो, मुझे सुबह होने से पहले यहाँ से लौटना भी है। सीधा मुद्दे की बात पे आओ। तुम्हें ताइयुआन पे राज करना है, सही कहा ना? जी, मुझे ताइयुआन चाहिए और मैं ताइयुआन जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आगे चलकर जब मैं मैग्रेस की गद्दी के लिए लड़ूंगा, तब तुम्हें और ताइयुआन की पूरी सेना को मेरे लिए लड़ाई करनी होगी। युवराज, आप फिक्र ना करें, तब मैं जरूर आपकी मदद के काबिल रहूंगा। जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे, ताइयुआन तुम्हारे कदमों में होगा हमेशा के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कोई तरकीब लगाकर महाराज से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें राजा बनाने की योजना भी बना दूंगा। शुक्रिया युवराज, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन अगर ये बात वूजी महाराज को पता चली तो शायद फिर वो किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बोलो। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। हमें मैग्रेस शहर का साथ हासिल है। मुझे नहीं लगता कोई बगावत कर सकता है या इस बारे में सोच भी सकता है। अगर कोई ताइयुआन पर कब्जा करना चाहे भी तो चीज़न कभी भी गद्दी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर उसकी मदद मैग्रेस शहर ने ही की तो वहां के राजा और युवराज दोनों ही लालची हैं। वो दोनों तो हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। जब तक इंसान है लालच तो रहेगा ही और कमजोरी भी होगी। आपको क्यों लगता है कि यहाँ के लोग योग्य निर्णय ही लेंगे? महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे कठोर शब्द कैसे कह सकते हैं। मैग्रेस ने 5 रियासतों पर राज किया है। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैग्रेस का राज सारी दुनिया पर हो। और युवराज वूजी भी ऐसे योद्धा हैं जिनका सामना करना मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं, 5 रियासतों को अलग रखा गया है। ताइयुआन में चाहे कोई भी आए, चाहे वो कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, जब तक वो श्वानवान के वंश से नहीं है, जल पर नियंत्रण नहीं पा सकेगा और वो कभी भी राजा नहीं बन सकेगा। लेकिन अगर मैग्रेस शहर को ताकत का अनुभव हुआ तो तब वो वंश और जल नियंत्रण कला बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तब फिर कोई भी चीज़ इनको नहीं रोक पाएगा। हो ही नहीं सकता। आज सुबह मुझे ये खत मिला। मैग्रेस से कोई चुपचाप ताइयुआन में आया है और वो चीज़न से मिलने आया है। सही कहा। ये आदमी घोड़े पर सवार शाही वस्त्र पहनकर आया है। मैंने तो ये भी सुना कि घोड़े पर एक चिन्ह बना हुआ है। सोचो वो चिन्ह क्या होगा। सही सोच रहे हो आप। कल्प वृक्ष का चिन्ह है। वो आदमी मैग्रेस के राजवंश से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़न सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना चाहता है? युवराज, मैं आज आपको कुछ बताता हूं। मैं इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मैं सब्र नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कई सालों से ये योजना बनाई है और तैयारी की है। मुझे उनके बारे में बताओ। ताइयुआन के पास 4.5 लाख सैनिक हैं। मैं और मेरे मददगारों के पास 2 लाख आदमी हैं। हमें शिपिंग से और सैनिक मिल जाएंगे। अगर उन्होंने हमारी मदद की तो मैं उन्हें विशाल पर्वत भेंट में दे दूंगा। उसके साथ ही अगर आपकी भी मदद मिल जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीत हासिल ना हो। जीत हमारी ही होगी। अगर ऐसी बात है तो
जीजन मुझे बताओ, तुम कोई चाल क्यों नहीं चलते? युद्ध में तुरंत लिए हुए फैसले ही जीत दिलाते हैं। अगर देर करोगे तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। तैयारी करने में अपना वक्त जाया मत करो जीजन। युवराज, शायद आप कुछ नहीं जानते, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे पास वक्त कम है, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सेनापति थांग की कोई खबर नहीं है। मैं चाहता हूं तुम ताइवान के 2 लाख सिपाहियों को संभालो और शुआन युआन राजवंश की रक्षा करो। थांग के साथ उसकी 50,000 सेना भी गायब है। राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? महाराज, आप कितना कष्ट उठा रहे हैं। मेरे ऊपर शुआनवान राजवंश की कृपा रही है। इतने सालों से सरकार चलाते हुए पूरी कोशिश की है कि मुझसे कोई गलती ना हो। माना कि अब मेरी काफी उम्र हो गई है, पर साथ ही मैंने अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया है। मेरा जीवन सफल हो गया महाराज। अब कुछ लोग मेरे ताइवान पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ये बूढ़ा अपनी जान पर खेल जाएगा। मरते दम तक इस शहर की रक्षा करेगा और शुआनवान राजवंश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। शादी के दिन मुझे ढंग से समझाओ। ताइवान के नियमों के अनुसार शुआनयुआन मिन तय करेंगे कि रानी कौन होगी और शाही दावत भी होगी। जांग हीनियान के 8वें द्वार के सैनिक और मेरे 60% सैनिकों को शाही दावत पर महाराज की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये कुल 1.5 लाख सैनिक होंगे जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। काफी तैयारी की है तुमने। तुम्हें सच में लगता है कि ताइवान का बेवकूफ राजा तुमसे तुम्हारी सत्ता छीन सकता है?你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，我并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身知心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐